नमस्ते प्यारे भैया बहनों। वैसे हम आज एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है वैदिक काल। तो वैदिक काल के बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे। वैदिक काल की उपलब्धियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद में महाजनपद काल पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वैदिक काल की उपलब्धियाँ। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आगे वाला टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल का जो कालखंड है, इसको दो भागों में बांटा गया। एक है वैदिक काल और दूसरा है वो है उत्तर वैदिक काल। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का जो कालखंड है वो है 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उसके बाद में पढ़ेंगे महाजनपद काल, जो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक जो साम्राज्य काल है वहां तक कालखंड पढ़ेंगे। अभी टॉपिक है वो है वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में आप क्या जानते हैं? वैदिक काल की उपलब्धियों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वैदिक काल की बात करते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इस कालखंड में एक बहुत बड़ा वेद का तैयारी की, उसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ का धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था, आर्थिक जीवन किस प्रकार का है और सामाजिक स्थिति किस प्रकार की है, और प्राचीन भारतीय अतीत में किस प्रकार ये उपलब्धियाँ रही, किस प्रकार उपलब्धियाँ रही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वैसे हम बात कर लें उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल। तो वैदिक काल है वो सिर्फ वैदिकता के बाद में शुरू है। इसका मतलब कि दोनों में एक जैसी समानताएं कुछ भागों में नजर आती है, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य विश्व के सबसे पुराने साहित्य है। वैदिक साहित्य विश्व का सबसे पुराना साहित्य है। वैदिक साहित्य विश्व का सबसे पुराना साहित्य है। हमारे ऋषियों द्वारा वेदों का संकलन किया गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम वैदिक साहित्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैदिक साहित्य। वैसे वेद अपौरुषीय है, तो ऋषियों ने क्या इसका संकलन किया, कुछ समय के लिए श्रुति रहे, उसके बाद में ये वेदों के रूप में लिखे गए। तो वैदिक सभ्यता जो सत्र है वो कहाँ तक था, इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। जैसे वैदिक काल का सत्र का है, या फिर वैदिक काल में जो व्यक्ति थे उनको क्या बोलते हैं? तो वैदिक काल में उस समय जो लोग थे उनको आर्य कहा जाता। क्या बोला जाता? आर्य। आर्य शब्द कोई जातिवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं है। आर्य शब्द क्या नहीं है? जातिवाचक नहीं है। आर्य शब्द है ना, वो है गुणवाचक। क्या है? गुणवाचक है। आर्य शब्द गुणवाचक है। तो इसका मतलब क्या है? सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ, या फिर हम क्या कह सकते हैं? श्रेष्ठ या उत्तम। श्रेष्ठ या उत्तम, इसका मतलब क्या है? उस समय आर्य कोई जाति या कोई नाम नहीं था। आर्य एक प्रजाति थी। आर्य एक, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ या गुणवाचक शब्द, इसका तात्पर्य सर्वश्रेष्ठ या उत्तम। कुल मिलाकर हम ये बात करते हैं वैदिक साहित्य में विद्वानों का मत क्या है, विद्वानों का मत क्या है। तो ऐसा देखा जाए तो विद्वानों ने अलग मत दिए, लेकिन पाश्चात्य जो विद्वान थे उनकी सोच संकीर्ण थी। पाश्चात्य जो विद्वान थे उनकी सोच संकीर्ण थी।
वो बोल रहे हैं कि भी आर्य है ना वो भारत बाहर से आए, लेकिन कुछ तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि भारत में आर्य बाहर से नहीं आए, बल्कि आर्य भारत से बाहर गए, ऐसी जानकारी मिलती है। किस प्रकार? यहाँ पर नदी है सिंधु नदी, और यहाँ पे नदी है गंगा, जिनका वेदों में जिक्र हुआ है। ऐसा कहा जाता है इधर एक नदी है गंगा पूर्व में, ठीक है, और पश्चिम एक नदी यहां पर है कुंभा, जिसको बोलते हैं काबुल। इसके बीच वाला जो ये भाग है, ये भाग, इसको हम बोलते हैं सप्त सिंधु। और इस सप्त सिंधु में एक सभ्यता विकसित हुई। पहले तो एक हम पहले पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो निर्माण करता द्रविड़ थे, उसके बाद उसका पतन हुआ। कुछ बोलते हैं बाढ़ की वजह से हुआ, कुछ बोलते हैं सूखे की वजह से हुआ, ठीक है ना। जो उपयुक्त तथ्य है वो बाढ़ के आधार पर हुआ, इस प्रकार जानकारी मिलती है। इसके बाद में एक सभ्यता विकसित हुई है वैदिक सभ्यता। तो हमारे यहाँ पर एक वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में जानकारी मिलती है, ऋग्वेद में जानकारी मिलती है कि आर्य है वो भारत के ही हैं, आर्य भारत के हैं। वो नदियों को माँ बोला है, नदियों को माँ। यहाँ पे नदी है सप्तती नदी, इसको नदी तमे, अम्बे तमे कहा गया, देवी तमे, अम्बे तमे और नदी तमे कहा गया। यहाँ पर नदी है वो है सिंधु नदी, यहाँ पर नदी है उसका नाम है सरस्वती नदी, और ये नदी है गंगा नदी। इस भाग में यहाँ पर कौन निवास करते हैं? आर्य निवास करते हैं, ऐसी जानकारी मिलती है, ऐसी जानकारी मिलती है। इसका मतलब आर्य बाहर से नहीं है, आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के ही थे, इस क्षेत्र के आर्य थे। यहाँ से आर्य बाहर गए, यहाँ से आर्य कुछ, ठीक है ना, कहाँ गए? रूस गए, ठीक है, कुछ किधर गए? जर्मनी गए, ठीक है, यूरोप की ओर गए। इस प्रकार आर्य यहाँ से हुए। लेकिन पाश्चात्य विद्वानों के संकीर्ण उन्होंने क्या कहा कि आर्य बाहर से भारत में, ऐसा नहीं है। हमारे जो पाठ्य पुस्तक है, हमारे जितने कितने जो विद्वान है, उन्होंने क्या कहा? आर्य कहाँ कहते हैं? आर्य है भारत के थे। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। हम रामायण और महाभारत हमने देखी, उसके बारे में खुद सुना है, उसके सामाजिक जीवन के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है। वहां पर एक शब्द उपयोग होता है आर्यपुत्र। इसका मतलब क्या है? मूल निवासी आर्य कहाँ के थे? भारत के ही निवासी थे, ऐसी जानकारी मिलती है, ऐसी जानकारी मिलती है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो आर्य थे, कौन है? आर्य, ठीक है, आर्य। और आर्य की भाषा थी वो संस्कृत भाषा, संस्कृत थी, संस्कृत भाषा। और जो वेद है, वेदों की रचना भी किस भाषा में हुई? वो संस्कृत भाषा में हुई, संस्कृत भाषा में हुई। इसका मतलब क्या है? विश्व में भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, संस्कृति, भारतीय संस्कृति में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किस भाषा का है? वो है संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा ही क्या है? गौरवपूर्ण भाषा है। क्या है? गौरवपूर्ण भाषा रही है संस्कृत भाषा। जिसकी लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। और इसको हम देववाणी कहते हैं, इसको हम देववाणी भी कहते हैं। एक इतिहासकार है मैकडोनाल्ड, इतिहासकार है मैकडोनाल्ड, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है संस्कृत लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, संस्कृत हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, जिसमें इस भाषा का जिक्र किया गया है। इसका नाम था मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड महोदय ने लिखा था
the history of literature जिसमें संस्कृत भाषा कोई सर्वश्रेष्ठ भाषा माना गया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जो हमारे यहाँ क्षेत्र में जो सिंधु वैदिक काल में जो वैदिक सभ्यता थी उसकी जो मूल भाषा थी वो संस्कृत थी। क्या थी? मूल भाषा संस्कृत थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ समानताएं विकसित हुई है। किसमें भी? सिंधु और वैदिक सभ्यता में। सिंधु और वैदिक सभ्यता में कुछ क्या है? कुछ समानताएं सिद्ध हुई है। कौन कौन से? सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में कुछ समानताएं सिद्ध हुई है। धार्मिक जीवन में इस प्रकार कुछ चित्र मिले हैं। ठीक है, इस प्रकार हम कुछ समानताएं भी देखते हैं। किस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में, मतलब सिंधु सभ्यता से जो मूल क्षेत्र है इस क्षेत्र में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो वैदिक सभ्यता है, जैसे वेद। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद। ठीक है, वैदिक सभ्यता है, इसमें खूब सारे धार्मिक क्षेत्र की, धार्मिक क्षेत्र साथ में सामाजिक जीवन और सामाजिक जीवन के साथ में यहाँ के राजनीतिक जीवन आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सा जानकारी मिलती है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं 4 वेद। वैदिक काल में 4 वेदों की जानकारी मिलती है। 4 वेदों की जानकारी मिलती है। 4 वेदों की जानकारी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहले बात कर लेते हैं संक्षिप्त में ऋग्वेद की। इसकी भी ऋग्वेद की। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल 1023 सूक्त मिले। इसमें जानकारी क्या मिलती है? इसमें देवताओं की स्तुतियों, देवताओं की स्तुतियों में गाए जाने वाले देवता की स्तुतियों में गाए जाने वाले मंत्र, देवता की स्तुतियां गाए जाने मंत्रों की जानकारी मिलती है। देवता की स्तुतियां, प्रार्थना वगैरह। और साथ में कुछ सूक्तों में युद्ध और विचारों की जानकारी भी, युद्ध विचार की जानकारी भी मिलती है। युद्धों की वगैरह जानकारी भी ऋग्वेद में मिलती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरा वेद सामवेद के बारे में। कौन सा वेद भी? ये तो बात होगी किसकी? ऋग्वेद की। सामवेद। अब जैसे नाम से ही पता चलता है दूसरा कौन सा? सामवेद। सामवेद सीधी बात है। सामवेद, सामवेद में भी लगभग 1801 मंत्र मिले हैं, जिसमें 75 मंत्र नए हैं, बाकी सब पुराने हैं। जो किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। इसमें क्या जानकारी मिलती है? सामवेद में गीत मिलते हैं, गीत यानी गायन। ठीक है, देवताओं के लिए जो गीत गाए जाते हैं, गायन जो गीत गाते हैं उनकी जानकारी किससे मिलती है? सामवेद में जानकारी मिलती है। उसके बाद बात कर लेते हैं तीसरा यजुर्वेद। तीसरी बात कर लेते हैं यजुर्वेद। इसको 2 भागों में बांटा गया। तीसरा वेद इसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद है, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें टोटल 40 अध्याय है। कितने अध्याय है? 40 अध्याय है। इसका मतलब इस दोनों में कितने? 20 अध्याय है। कितना भी? 20 अध्याय इसमें, 20 अध्याय इसमें। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? यज्ञ की जानकारी। इसकी भी यज्ञ है, कर्म कांड है, अनुष्ठान आदि की जानकारी मिलती है। किस समय? यजुर्वेद में इनकी जानकारी मिलती है। उसके बाद अंतिम जो बात कर लेते हैं वो है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है ना, जो अंतिम है इसका नाम है वो है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना ऐसा कहा जाता है अथर्वा ऋषि ने की। अथर्व ऋषि ने की। अथर्व ऋषि ने इसकी रचना की। इसमें 20 अध्याय है, 20 अध्याय और लगभग 6000 मंत्र है। 731 सूक्त है।
इसमें भी अथर्ववेद, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? ठीक है, इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना आदि की जानकारी मिलती है। तंत्र मंत्र जादू टोना वगैरह जानकारी किस मिलती है? वो जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ठीक है, पुराणों। उसके बाद में बात कर लेते हैं पुराणों। हम वैसे पढ़ चुके हैं लेकिन संक्षिप्त में एक बार वापस देख लेते हैं। अभी पुराण सबसे इंपोर्टेंट है। पुराण क्यों? पुराणों में, आराम से देखना इसको, पुराणों में प्राचीन वैदिक जो काल है वहां से लगाकर गुप्त काल तक क्रमबद्ध अतीत की जानकारी मिलती है। क्रमबद्ध तरीके से अतीत की जानकारी मिलती है। क्रम से जानकारी मिलती है। पुराणों में वंश परंपरा, वंशावली की जानकारी मिलती है। वंशावली की जानकारी किस मिलती है? मतलब पुराणों मिलती है, परंपराओं की जानकारी मिलती है। अब पुराण कौन कौन से हैं? तो 4-5 पुराणों के नाम हमको याद रखने हैं, जो हमको याद ही है। जैसे हमारे यहाँ आसपास होने के बाद, ठीक है ना, भागवत वगैरह बातचीत जाती है। तो भागवत पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, कौन सी अभी? विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण। इस प्रकार खूब सारी पुराण है, उनमें से कुछ नाम हमको याद रखना है। ठीक है, जैसे वेद के 4 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। संहिता है, अरण्य है, उपनिषद है, ठीक है, और संहिता, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। इसी प्रकार कुछ वेदांग ग्रंथ है। वेदांग ग्रंथों के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। 6 वेदांग: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ठीक है, इस प्रकार हम याद रखना है वेदांग। इसी प्रकार हम कह सकते हैं पुराणों का अलावा 32 उप पुराण है। कुछ क्या है? उप पुराण, उसमें कुछ जानकारियां मिलती है। इसके अलावा खूब सारी चीजें हैं। स्मृति ग्रंथ भी है और कुछ महाकाव्य भी है। इसमें हम 2 महाकाव्यों के बारे में पढ़ेंगे, एक रामायण है और एक महाभारत। रामायण और महाभारत जो आगे हम पढ़ेंगे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं वैदिक काल में 4 वेद, खूब सारे वेदांग, पुराण, स्मृति ग्रंथ और अन्य वेदांग वगैरह साहित्यिक स्रोतों से प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अब बात कर लेते हैं भाई, सीधी बात है, राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था? वैदिक काल में राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। राजनीतिक जीवन किस प्रकार का, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। राजनीतिक जीवन किस प्रकार का, ये क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। किसका भी राजनीतिक जीवन वैदिक काल में क्या है? राजनीतिक, ठीक है, जीवन की उपलब्धियां किस प्रकार की रही, ये इंपोर्टेंट है भाई। वैदिक काल में राजनीतिक जीवन की उपलब्धियां किस प्रकार रही? हमने देखा भी वैदिक काल कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। कौन कौन से 2 भाग? उत्तर वैदिक काल, दूसरा कौन सा? उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल की स्थितियां काफी ठीक ठाक थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में कुछ परिस्थितियां क्या होने लगी? परिवर्तन होने लगी। राजनीतिक जीवन किस प्रकार उसके बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे क्या हुआ? राजतंत्र शासन व्यवस्था होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे गणतंत्र शासन व्यवस्था भी होने लगी। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक जीवन किस प्रकार था उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल में। सीधी बात है, वैदिक काल में कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या होने लगा? राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं को देखा जाने लगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुरुआत में जो राजनीतिक व्यवस्था, उसको कितने भागों बांटा गया? 4 भागों बांटा गया। मतलब सबसे छोटा होता है परिवार, यानी कुल, ठीक है। उसके बड़ा होता है, वो होता है गांव। उसके बाद होता है विश्व,
उसके बाद होता है जन, उसके बाद होता है राष्ट्र। इस प्रकार इसको कितने भागों बांटा गया, 4-5 भागों बांटा गया है। कौन कौन सा, एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे छोटी इकाई थी उस समय वैदिक काल में, ठीक है ना, जो राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी वो थी कुल यानी परिवार, ठीक है। तो क्या थी, कुल थी। और सबसे जो बड़ी राजनीतिक इकाई थी ना, किसकी भी, वैदिक काल की सबसे बड़ी, ठीक, राजनीतिक इकाई वो थी राष्ट्र। क्या थी, राष्ट्र। अब बात कर लेते किस प्रकार। तो अब देखो नीचे देखो, आपको जैसे कुल है, सबसे छोटी इकाई कुल है, तो कुल का जो मुख्य होता है ना वो कुलुप था। कौन भाई, कुलुप यानी परिवार का मुख्य दादा या पिताजी। उसके बाद में दूसरा था वो था ग्रामीण, इसका प्रमुख। उसके बाद तीसरा था वो था विष का विषपति। और चौथा था वो था जन, और जन का होता गो या राजन। उसके बाद में राष्ट्र होता है राजा या सम्राट। इस प्रकार कहा जाता है कि वैदिक काल में जो राजनीति इकाई है, जिसमें सबसे छोटी इकाई थी ना वो थी कुल, उससे बड़ी इकाई थी वो थी ग्रामीण, उससे बड़ी इकाई है वो विषपति, उससे बड़ी इकाई है विषपति के बाद में जन गो, और सबसे बड़ा है वो राष्ट्र यानी साम्राज्य। इस प्रकार की जानकारी भी मिलती है। इसका मतलब क्या है, इसको डिविडेशन किया हुआ, मतलब इतने भागों में डिवाइड, भीतर क्या वापस तो क्या परिवर्तन हुई, ठीक है। ऐसा कहा जाता है राजा को चुना जाता, ठीक है, कुछ बोलते राजा वंशानुगत हो गया धीरे धीरे, और कुछ सकम राजा को चुना भी जाता। तो यहाँ का जो राजा था, राजा निरंकुश नहीं था, राजा निरंकुश नहीं, निरंकुश होता तो उसके ऊपर क्या लगाया जाता, अंकुश लगाया जाता। अगर निरंकुश है तो उसके ऊपर क्या लगाया जाता, अंकुश। किसके द्वारा, सभा और समिति द्वारा। किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तब जनता के प्रति क्या था, उत्तरदायी था, उसको बलिहित नामक एक टैक्स भी दिया जाता था। हम ये कह सकते हैं इस प्रकार इसको राजनीतिक डिविडेशन भागों में बांटा गया था। इसको भी उत्तरवैदिक काल के जीवन में उस समय की छोटी सी जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। किस में, ऋग्वेद मिलती। उस समय क्या हुआ भाई, टकराव हुई, युद्ध हुई। एक यहाँ पर एक क्षेत्र नदी है सिंधु नदी। कौन सी भाई, सिंधु नदी। कौन सी, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है यहाँ पर रावी नदी। कौन सी है भाई, रावी नदी। सिंधु की सहायक नदी कौन सी, रावी। तो रावी का उस समय नाम था वो था पुरुषणी। क्या नाम था, पुरुषणी नदी, ठीक है, याद रखना। कौन सा, पुरुषणी नदी। रावी की जो रावी नदी उसका नाम था वैदिक काल पुरुषणी नदी। तो पुरुषणी नदी के यहाँ पर आसपास एक जन था, भरत जन। कौन था, भरत जन। एक जन था भरत जन, और भरत जन का राजा था सुदास। कौन था, सुदास। और सुदास का जो पुरोहित था, सुदास का पुरोहित, वो पुरोहित था विश्वामित्र। कौन था, विश्वामित्र। और विश्वामित्र को क्या करता है, हटा देता है। कौन हटाता है, ये सुदास हटा देता है, और उसकी जगह वशिष्ठ को नवीन पुरोहित बना देता है। उस समय ये नाराज होता है विश्वामित्र, और एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है दशराज्य युद्ध। क्या नाम है, दशराज्य युद्ध। क्या नाम है, दशराज्य युद्ध। तो इधर देखो भाई, अब एक यहां से प्रश्न आएगा, क्या, दस राज्य युद्ध, ठीक है। 10 राज्य युद्ध कब हुआ, मतलब किसके मध्य हुआ, ठीक, किस नदी किनारे हुआ, कौन कौन लड़े, किस वजह से, कारण क्या था, इस प्रकार। तो 10 राज्य युद्ध किसके मध्य हुआ, ठीक है। एक जन था, कौन सा, भरत जन के राजा, कौन भाई, सुदास, ठीक है, वर्सेस किसके मध्य हुआ, विश्वामित्र। और इस विश्वामित्र के साथ कुछ अन्य 10 जन थे, इनके इन दोनों के मध्य क्या हुई, किस नदी तट पर हुआ। तो ये नदी है कौन सी, वहां पर रावी यानी कौन सी, पुरुषणी। कौन सी, पुरुषणी नदी। नदी कौन सी भी, पुरुषणी नदी, यानी रावी नदी तट पर हो। अब युद्ध में जीते कौन, तो जीत किसकी हुई, भरतजन राजा सुदास की। किसकी हुई, भरतजन राजा सुदास की क्या हुई, दशरथ युद्ध में जीत हुई। उस समय ऋग्वेद में कुछ आर्यजन और कुछ अन्य आर्यजनों की शुद्ध में जानकारी मिलती है। कुछ आर्यजन और कुछ
अन्य आर्यजनों की जानकारी भी मिलती है। किस युद्ध में? दसरा के युद्ध में। तो कुछ आर्यजन थे, तो 5 आर्यजन थे। कितने भी? 5 आर्यजन थे, ठीक है। और कुछ अनार्यजन थे, अनार्यजन। अब गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये विश्वामित्र ने क्यों बनाया? आर्य बनाने के लिए क्या किया? गायत्री मंत्र की रचना की गई है। तो उस समय 4 आर्यजन कौन कौन से थे? तो कुछ हमको 5 आर्यजन कौन कौन से, तो हमको नाम याद रखना। पहले किसका? आर्यजनों का नाम याद रखना, उसके बाद अन आर्यजनों का नाम याद रखना। तो सबसे पहले यदु, कौन सा भाई? यदु, अनु, तुर्वस, यदु, अनु, तुर्वस, द्रुह, द्रुह और पुरु। ये 5 आर्यजन थे और 5 थे अनार्य, अनार्यजन। अब आपको नाम याद रखना भाई, जैसे कैसे को 5 आर्य 5 अनार्यजन, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो 5 अनार्यजन कौन कौन थे वो भी आपको नाम याद रखना है। 5 अनार्यजन, एक था भलानस, विषाणी, सी हमारी पुस्तक में सड़क वाली की लिखी से ये है विषाणी। एक है शिव, कहीं ये आता शिवी, भलानस, विषाणी, शिव। एक कहीं आता है अलीन, कहीं आता अनील, अलीन, ठीक है। कहीं आता है पक। तो हमको 2 याद रखना, एक यहाँ पर सी भी याद रखना, ठीक है। एक अलीन का याद रखना, अनील। ये कई पुस्तकों में अनिल आता है, कहीं अलीन आता है, और कहीं शिव आता है, शिव आता है। तो हमको 5 नाम याद रखने हैं, भलानस, विषाणी, शिव, अलीन, पक, ठीक है। ये 5 क्या थे? अनार्यजन। तो युद्ध अपन से 10 दिन किसके मध्य हुआ? सुदास और विश्वामित्र। क्यों हुआ? क्योंकि पुरोहित कौन था? सुदास का, विश्वामित्र उसको हटाकर किसको बना दिया? वशिष्ठ को बना दिया। विश्वामित्र को हटाकर किसको बनाया? विश्वामित्र की जगह किसको बना दिया? वशिष्ठ। किसको भी? वशिष्ठ को क्या बना दिया? पुरोहित बना दिया। किसने बनाया? पुरोहित, ठीक है, सुदास ने। नाराज कौन हुआ? विश्वामित्र नाराज हो गया। उसने क्या किया? 5 आर्यजन 5 अनार्यजन वितरित किया और किससे युद्ध किया? ठीक है, सुदास युद्ध किया। कौन सा युद्ध? दसरा युद्ध, जिसमें किसको जीत हुई? सुदास जीत हुई। किस नदी किनारे? कुछ नदी किनारे। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ चीजें और याद रखेंगी, कुछ चीजें और याद रखेंगी। मतलब हम इतनी सारी चीजें याद रहेगी। उसके अलावा आपको 1-2 चीज याद और रखनी है, ठीक है। वो याद रखनी है भाई आपको, सभा और समिति। सभा और समिति क्या उत्तर वैदिक काल में, क्या उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में राजा स्वतंत्र थे। यह राजा के ऊपर किसी का नियंत्रण था, नियंत्रण था कि नहीं था? यह राजनीतिक जीवन की परिस्थितियां क्या थी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। यहां से प्रश्न आता है सभा और समिति, सभा और समिति, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति के बारे में आप क्या जानते हैं? तुलना कीजिए, या उसके बारे में आप क्या जानते हैं? बोर्ड में प्रश्न आ सकता है, आया भी है, ठीक है। सभा और समिति ये 2 भाग थे वैदिक काल में, ठीक है। राजनैतिक, ठीक है, राजा के ऊपर नियंत्रण करने के लिए सभा और समिति 2 संघ करते हैं, सभा और समिति। सबसे पहले बात करते हैं समिति, सभा और समिति। सबसे पहले बात कर लेते हैं समिति। समिति और सभा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि राजा के ऊपर अंकुश लगाए, राजा के ऊपर क्या लगाए? अंकुश। ये राजा क्या नहीं हो? निरंकुश नहीं हो, राजा निरंकुश नहीं हो। इस वजह से सभा और समिति की स्थापना की गई, हमको याद रखना है। अब समिति की बात करते हैं। समिति एक बड़ी सभा थी। क्या थी भाई? समिति एक बड़ी सभा थी। कौन सी भाई? समिति, ठीक है। बहुत सत्र है जो लोग, आम जन लोग इसमें, ठीक है, आम जन और जन सामान्य लोग भाग लेते थे। उत्तर वैदिक काल में नहीं, वैदिक काल में यहाँ पर स्त्रियां भी इसमें भाग लेती थी, सभा और समिति।
और इसमें राजा भी भाग लेता है, राजा भी भाग लेता है। और उस समय राजनीतिक और सामाजिक विचारों की जो विचार व्यवस्था इस सभा और समिति में की जाती थी, ठीक, कुछ फैसले लिए जाते थे, ठीक है। इसमें राजा भी भाग लेता, साथ में जन सामान्य आम समिति के लोग भी भाग लेते थे। इसमें कुछ सामाजिक निर्णय या अन्य प्रकार की विचारधाराओं के निर्णय लिए जाते थे। उसके बाद एक दूसरा भाग है, वो है सभा। कौन सा भी दूसरा भाग है, उसका नाम है सभा। क्या नाम है? सभा। सभा एक छोटे स्तर की, ठीक है, इस प्रकार की छोटा सा स्तर का संगठन था, ठीक है। इसमें भाग कौन लेते हैं? वरिष्ठ जन। कौन भी? वरिष्ठ जन या विशिष्ट लोग या सर्वश्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ लोग ही भाग लेते थे। इसमें राजा भाग नहीं लेता था, राजा भाग नहीं लेता था। इस प्रकार कुछ निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ निर्णय लिए जाते हैं। इसके आधार पर ये कह सकते हैं सभा और समिति दो ऐसे संगठन थे जो क्या करते, राजा के ऊपर अंकुश लगाते ताकि राजा क्या नहीं हो, हिरपुंस, ठीक। इस प्रकार कुछ फैसले सभा और समिति द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार की जानकारी हमको मिलती है। उसके बाद हम छोटी सी बात कर लेते हैं महाकाव्यों की। इसकी बात कर लेते हैं महाकाव्यों की राजनीतिक जीवन स्थिति उस समय किस प्रकार की, किसी महाकाव्य, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं, किसकी भी, महाकाव्यों के बारे में, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी महाकाव्य हमने पहले पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या भाई? महाकाव्य दो पढ़ चुके हैं, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत ये सर्वश्रेष्ठ दो महाकाव्य इस भारत में जो उस समय की, ठीक है, उस समय का समाज, ठीक है ना, उस समय की राजनीतिक स्थिति, उस समय की धार्मिक स्थिति, उस समय की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी किस मिलती है? महाकाव्य में मिलती है। उस समय समाज कैसा था, लोग किस प्रकार थे, ठीक है, संस्कृति किस प्रकार थी, धार्मिक रीति रिवाज किस प्रकार, ये जानकारी किस मिलती है? महाकाव्य में मिलती है। तो महाभारत और रामायण का, महाभारत का और रामायण का में राजा वंशानुगत होने लगे, वंशानुगत, यानी राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन राजा को प्रजा के हित में, प्रजा के हित की शपथ लेनी पड़ती थी कि हम क्या करेंगे भाई, धर्मनिष्ठ होकर कार्य करेंगे, धर्मनिष्ठ होकर क्या करेंगे भाई, कार्य करेंगे, प्रजा की भले करेंगे। इस प्रकार की, ठीक है ना, प्रतिज्ञा कौन लेता भाई? राजा लेता। राजा कौन बनता? राजा का बड़ा पुत्र बनता। कौन भाई? बड़ा पुत्र। अगर बड़ा पुत्र शारीरिक रूप से विकार है, शारीरिक विकार है, अपाहिज है, अगर बड़ा पुत्र क्या है? अपाहिज है, अपाहिज है, तो क्या होता है? अपाहिज है या शारीरिक दृष्टि से क्या है? शारीरिक दृष्टि से कमजोर है, ठीक, तो राजा कौन बनेगा? तो छोटा पुत्र राजा बनेगा। कौन भी? छोटा पुत्र राजा बनाया जाएगा। इस प्रकार के फैसले लिए जाते। इसका मतलब क्या है? राजा कौन बनता है? बस पीढ़ी दर पीढ़ी बनता है। राजा निर्कुश नहीं होता था, राजा प्रजा के हित के कार्य करता था। लेकिन राजा बड़ा पुत्र है लेकिन वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उसकी जगह छोटा पुत्र राजा बनाया जाता था। इस प्रकार की जानकारी महाकाव्य के संबंध, महाकाव्य काल के संबंध मिलती है। ऐसा कहा जाता है उस समय कुछ छोटे मोटे जन भी थे, छोटे छोटे जन भी थे। कब भाई? महाभारत रामायण काल में कौन कौन से महा थे जन? तो कुछ नाम याद रखना भाई। कुकुर इस प्रकार एक जन था, भोज, विष्णु, इस प्रकार कुछ क्या है जो जन थे। इसका भी आपको याद रखना, कुकुर है, भोज है, विष्णु है, अंधक है, क्या है? अंधक है। इस प्रकार कुछ जानकर याद रखनी है आपको। इसकी इस प्रकार आपको याद रखना, अंधक है, विष्णु है, भोज है, कुकुर, विष्णु, अंधक, या वापस लिख देता हूं मैं, अंधक, ठीक है ना, विष्णु, भोज और कुकुर। इस प्रकार कुछ जन थे। किस समय? महाभारत और रामायण का संबंध। इस प्रकार के, ठीक है, कुछ जनों की जानकारी मिलती है, जनपदों की जानकारी मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय राजनीति जीवन किस प्रकार का था, ये जानकारी इस प्रकार हमको मिलती है।
अब आगे वाला टॉपिक है ना वो है माजन का, जो हम व्यवस्थित तरीके से कल पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है आज के वैदिक काल में 4 वैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं सारी चीजें। पहले वीडियो में दूसरे वीडियो में अपलोड किया था जिसमें वैदिक साहित्य पढ़ा, उसमें सारी चीजें हमने पढ़ी है, लेकिन एक बार इसको वापस से देखना और इसको आप व्यवस्थित पढ़ना। इसमें से 2 प्रश्न बनते हैं। ये 10 गीत से आसपास से संबंधित आर्यजन अनार्यजन इस प्रकार के क्वेश्चन पक्का आता है। एक छोटा क्वेश्चन सभा समिति से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। या फिर उस समय वैदिक जीवन में किस प्रकार की स्थिति आ रही है, इसकी जानकारी किस प्रकार मिलती है, ठीक है। आर्यजन कहाँ से है, ठीक है। जो आर्यों का जो मूल निवास स्थान हुआ सप्त सिंधु क्षेत्रफल, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो हमको ये चीज याद रखना है, ठीक है। वैदिक काल की उपलब्धियों के बारे में आप क्या जानते हैं, ग्रह कार्य प्रश्न है, ठीक है। ग्रह कार्य प्रश्न है। वैदिक काल की उपलब्धियों के बारे में आप क्या जानते हैं। सभा समिति के बारे में लिखिए, सभा और समिति के बारे में लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इस प्रकार आपको करना है। कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाजनपद का। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे?